आप देख रहे हैं फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ श्वेता सुभाष और मैं हूं आपके साथ प्रिया सिन्हा। एक बार फिर से हम हाजिर हैं आपके लिए देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें लेकर। तो फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में आपको बताएंगे आपके शहरों का हाल, देश दुनिया में क्या ताजा अपडेट है वो भी बताएंगे, और कौन सी खबरें जिस पर दिन भर रहेगी हमारी नजर। तो चलिए शुरू करते हैं फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन। आप सभी का बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इंडोनेशिया दौरे से जुड़ी हुई बड़ी खबर की। आज वहां के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय बातचीत होनी है। तो प्रधानमंत्री इंडोनेशिया दौरे पर हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भारतीय समुदाय को आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संबोधित भी करना है। 8 जुलाई तक इंडोनेशिया के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहने वाले हैं। इससे पहले जब प्रधानमंत्री इंडोनेशिया पहुंचते हैं तो वहां के राष्ट्रपति ने बाकायदा प्रोटोकॉल तोड़कर एयरपोर्ट पर उनकी अगवानी की। और आज बायलैटरल टॉक्स में देखना बहुत अहम होगा क्या कुछ फैसले होते हैं, किन किन MOUs पर दस्तखत होते हैं। इंडियन डायस्पोरा को भी PM संबोधित करने वाले हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। भारत इंडोनेशिया के लिए कितनी अहमियत रखता है ये इस बात से पता चलता है कि जैसे ही भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विमान जकार्ता के एयर स्पेस में पहुंचा, वैसे ही इंडोनेशियाई एयरफोर्स के 2 फाइटर जेट PM मोदी के प्लेन को एस्कॉर्ट करने लगे। फिर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विमान जकार्ता पहुंचा, तब इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबावो सुबियांतो सभी प्रोटोकॉल तोड़ते हुए PM मोदी की मेजबानी करने के लिए एयरपोर्ट पहुंच गए और बड़ी गर्मजोशी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात करी। भारतीय प्रधानमंत्री का रेड कार्पेट वेलकम किया गया। एयरपोर्ट पर ही इंडोनेशियाई लोक कलाकारों ने पारंपरिक अंदाज में अभिवादन किया। एयरपोर्ट के बाद PM मोदी सीधे होटल पहुंचे, जहां पर भारतीय समुदाय ने प्रधानमंत्री का जोरदार स्वागत किया। अपने बीच PM को देखते ही मोदी मोदी के नारे लगने लगे। भारत माता की जय से पूरा होटल गूंज गया। होटल में ही PM मोदी के सम्मान में इंडोनेशिया के लोक कलाकारों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति दी, जिसका लुत्फ उठाते प्रधानमंत्री मोदी भी नजर आए। PM मोदी के इंडोनेशिया दौरे पर आज के कार्यक्रम की अगर बात करें तो आज का दिन काफी अहम है। PM नरेंद्र मोदी आज इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबावो सुबियांतो से द्विपक्षीय बैठक करने जा रहे हैं, जिसमें दोनों देशों के बीच रणनीतिक और आर्थिक रिश्तों को मजबूत करने पर जोर दिया जाएगा। दोनों ही नेता भारत इंडोनेशिया के बीच साझेदारी में हुई प्रगति पर मंथन करेंगे। इसके अलावा PM मोदी यहाँ पर रह रहे भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 जुलाई को इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के साथ योग्याकार्ता के प्रतिष्ठित ब्रह्मावन मंदिर का दौरा करेंगे, जो भारत और इंडोनेशिया के साझा सांस्कृतिक संबंधों का प्रमुख प्रतीक माना जाता है। मौसम के से जुड़ी खबर के बारे में, जहां मौसम विभाग ने महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली समेत 21 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। महाराष्ट्र के लिए 5 जिलों के लिए अलर्ट जारी किया गया है। आशंका जाहिर की गई है कि नासिक, त्र्यंबकेश्वर में बादल भी फट सकता है। तो महाराष्ट्र में कई इलाकों में जलभराव से बुरा हाल है। हाई टाइड की चेतावनी जारी की गई है। अभी फिलहाल दिल्ली में भी बारिश हो सकती है। महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली समेत 21 राज्यों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। यूपी और बिहार के लिए भी कुछ इसी तरीके से मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है। आपको एक रिपोर्ट दिखा देते हैं। ऑल इंडिया वेदर रिपोर्ट क्या कहती है। ये मुंबई है, सपनों का शहर। फिलहाल यहाँ सैलाब का कब्जा है। ये कहानी हर साल की है, लेकिन इस बार बारिश ने 26 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। मुंबई में पिछले 4 दिनों में महीने भर की औसत बारिश हो गई। मानसूनी बारिश ने ऐसा रौद्र रूप दिखाया कि दौड़ते भागते शहर की रफ्तार ही थम गई है। सड़कों पर पानी जमा है, घरों दुकानों में बारिश का पानी भर गया है। कई जगहों पर रेलवे ट्रैक पानी में डूब गया। मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में बारिश का तांडव थमने का नाम नहीं ले रहा। मुंबई, रायगढ़, ठाणे, पालघर, नासिक और कोंकण में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। लेकिन नासिक को लेकर सबसे ज्यादा चिंता है, क्योंकि नासिक में क्लाउड बर्स्ट यानी बादल फटने की चेतावनी जारी की गई है। कल नासिक में एक बहुत बड़ा अलर्ट है। कल क्लाउड बर्स्ट नासिक में होने की संभावना है और ये भी
एक मेजर इस प्रकार का क्लाउड बस्ट है जो नासिक और त्र्यंबकेश्वर के बीच होगा, जिसका असर नासिक डिस्ट्रिक्ट में और नासिक शहर में भी हमको देखने को मिलेगा। और 300 mm इतनी इंटेंसिटी से वहां पर इस क्लाउड बस्ट की बारिश जो है वो बारिश होगी। इसके लिए भी पूरी तैयारी जो है वो हम लोगों ने की है। महाराष्ट्र में भारी बारिश के साथ साथ लैंडस्लाइड ने भी तबाही मचा रखी है। पुणे मुंबई एक्सप्रेसवे पर बना मिसिंग लिंक प्रोजेक्ट, जिसका महज 2 महीने पहले उद्घाटन किया गया था, उस पर सोमवार को पहाड़ी का ऊपरी हिस्सा गिर पड़ा। लैंडस्लाइड की वजह से मुंबई गोवा हाईवे, मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे को भारी नुकसान पहुंचा है। बहुत बड़े पैमाने पर लैंडस्लाइड्स होने से 8 जगह लैंडस्लाइड हुआ और मुंबई गोवा जो हाईवे वो बंद हुआ, उसको शुरू करने का प्रयास चल रहा है। बहुत बड़े पैमाने पर लैंडस्लाइड मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर हुआ। करीब 100 टन का मलबा ये मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर आया। सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं, गुजरात में भी बारिश कहर बनकर बरस रही है। वलसाड की इन तस्वीरों को देखिए, जहां पूरा शहर जलमग्न है। सड़कें नदी में तब्दील हो चुकी हैं। गाड़ी, दुकान, मकान सब कुछ डूब चुका है। गुजरात के कई जिलों में अगले 5 दिन तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। गिर सोमनाथ, अमरेली, वलसाड, भावनगर और नवसारी में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया। वहीं सूरत, भरूच, तापी, नर्मदा, छोटा उदेपुर, राजकोट और जूनागढ़ में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। और ये 3 तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर है। महाराष्ट्र, गुजरात और उत्तराखंड की तस्वीर, जहां पर हालात किस तरीके से बने आप अंदाजा लगाइए। और इसी तरीके से मौसम विभाग ने 21 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट भी जारी कर दिया है। उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, भारी बारिश और आंधी की चेतावनी भी जारी की गई है। वहीं महाराष्ट्र के 5 जिलों में बारिश का रेड अलर्ट जारी है। नासिक में बादल फटने की आशंका जताई गई है। तो एक तरफ महाराष्ट्र जो कि पानी पानी है, गुजरात में भी हालात कमोबेश ऐसे ही है। तो पहाड़ी राज्य जहां पर लगातार भूस्खलन हो रहा है, कई जगहों पर हालात विषम बने हुए हैं, लोग घरों में कैद हो गए हैं, बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। और मौसम विभाग ने लोगों की दिक्कतें इस पूर्वानुमान से और बढ़ा दिया कि अभी राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। और चलिए आपको पहाड़ी राज्य उत्तराखंड लिए चलते हैं। यहाँ अलकनंदा अपने उफान पर है। पानी इतनी तेजी के साथ बढ़ रहा है कि रुद्रप्रयाग में भगवान शिव की विशाल प्रतिमा भी पूरी तरह से जलमग्न हो गई है। ये अलकनंदा का विकराल रूप है। नदी उफान पर है। रुद्रप्रयाग में नदी तट से करीब 20 से 25 मीटर दूर स्थापित भगवान शिव की विशाल प्रतिमा पूरी तरह से जलमग्न हो गई है। सिर्फ महादेव की जटा दिख रही है। नदी का बहाव और जलस्तर बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है। चमोली जिले में हो रही मूसलाधार बारिश के चलते मां अलकनंदा नदी का जो जलस्तर है काफी बढ़ चुका है। आप देख सकते हैं लाइव तस्वीरों में, यह जो शिव मूर्ति है वह पूरी की पूरी जलमग्न हो चुके हैं। मात्र शिव की जो जटाएं हैं वह भी किसी किसी समय दिखाई दे रही है। नदी अपने पूरे वेग में है, मानो सब कुछ बहाकर ले जाने को तैयार हो। कूड़ा कचरा भी चमोली जिले में हो रही लगातार मूसलाधार बारिश के चलते जो नदी मां अलकनंदा है अपने उफान पर है। लकड़ियां बहकर आ रही है, कूड़ा कचरा भी बहकर आ रहा है। जो नदी का वेग है काफी तेज हो चुका है। नदी अपने मूल स्थान से करीबन 20 से 25 मीटर ऊपर उठ चुकी है। आप यहाँ पर लाइव तस्वीरों में देखेंगे तो यह रास्ता जो है वाल्मीकि समाज को जोड़ता है, यह रास्ता भी नदी ने रोक दिया है, बंद हो चुका है रास्ता, चूंकि नदी का जो जलस्तर है काफी बढ़ चुका है। स्नान घाट आप देखेंगे तो यह भी सब यहाँ पर स्नान घाट हुआ करते थे, पर लेकिन अब वे भी जलमग्न हो चुके हैं। ठीक सामने आप देखेंगे तो यह पूरा बेलने का क्षेत्र है। बेलने का क्षेत्र भी अब आप समझो कि खतरे के निशान पर पहुंच गया है। लोगों के घरों तक, आवासीय घरों तक भी पानी पहुंचने जा रहा है। अगर लगातार चमोली जिले में इस प्रकार ही बारिश लगातार जारी रही तो कहीं न कहीं कह सकते हैं कि इन आवासीय भवनों को भी खतरा हो सकता है। प्रशासन की ओर से हालांकि एहतियात बरतने को कहा गया है। अलकनंदा के रौद्र रूप को देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड पर है। किसी भी आपदा से निपटने के लिए आवश्यक तैयारियां की जा रही हैं। नदी किनारे रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। बारिश के बाद मंदाकिनी अलकनंदा संगम में जलस्तर बढ़ा है। जिला प्रशासन ने श्रद्धालुओं को पवित्र स्नान के दौरान सावधानी बरतने की सलाह दी है।
और चलिए आगे बढ़ते हुए अब आपको महाराष्ट्र में किस तरह से मानसूनी प्रहार से हालात बेकाबू हो चले हैं उसकी तस्वीर दिखाएंगे। पालघर का हाल क्या है वो आपको बताएंगे, जहां पर एकदम से सैलाब आता है, गांव के गांव डूब के और फिर शुरू होता है खतरनाक रेस्क्यू ऑपरेशन। भयंकर बारिश, तेज हवाएं और सैलाब के बीच बोट से रेस्क्यू ऑपरेशन। ये तस्वीरें महाराष्ट्र के पालघर की हैं, जहां मूसलाधार बारिश ने हालात इतने बिगाड़ दिए कि झांझरोली के 4 छोटे छोटे गांवों से लोगों को निकालने के लिए एनडीआरएफ की 5वीं बटालियन को उतरना पड़ा। रस्सी और बोट के सहारे 200 से ज्यादा लोगों को सैलाब के बीच से निकाला गया, उनका रेस्क्यू किया गया। मंगलपाड़ा में तो बिना बोट के सिर्फ मूसलाधार बारिश के बीच रस्सी के सहारे लोगों की जान बचाई गई। यहाँ 57 लोगों को एनडीआरएफ ने सुरक्षित बाहर निकाला। एनडीआरएफ का फ्लड वाटर रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है और इस इलाके में फंसे अन्य लोगों की तलाश की जा रही है। पालघर में बारिश के तांडव ने सब कुछ अस्त व्यस्त कर दिया। मुंबई अहमदाबाद नेशनल हाईवे हो या फिर रेलवे ट्रैक, सब कुछ पानी में डूबा हुआ है। रेलवे पटरियों पर पानी भर जाने से रेल यातायात प्रभावित हुआ है। कुछ ट्रेनों को रोका गया, जबकि लंबी दूरी की रेल सेवाओं पर भी असर पड़ा है। पालघर में मौसम विभाग ने बारिश का रेड अलर्ट जारी कर दिया है, मतलब मुसीबत कम नहीं होने वाली। सरकार कह रही है कि जरूरत हो तभी घर से बाहर निकले। और आपको महाराष्ट्र के एक और जिले सतारा की भी तस्वीरें देखनी चाहिए। सतारा नदी की उफनती लहरों ने एक पुल को बहा दिया और उसके बाद क्या हुआ वो देखिए आप। मूसलाधार बारिश, नदी की उफनती लहरें और उसमें गिरी इस लाल कार का रेस्क्यू। सतारा में सैलाब सब कुछ बहा ले जाने पर आमादा है। वेन्ना नदी पर बना पुल टूटा तो एक कार सीधे उसमें जा गिरी। आनन फानन में मदद के लिए क्रेन बुलाई गई, कार को निकाला गया। सतारा में मौसम विभाग ने बारिश का रेड अलर्ट जारी कर दिया है। आसमानी आफत से बचने के लिए स्कूल में 5 दिन की छुट्टियां दे दी गई हैं। सतारा में हालात किस कदर खराब हो रहे हैं उसकी एक बानगी देखिए। भारी बारिश की वजह से नाले पर करीब 1 महीने पहले ही बना वैकल्पिक पुल बह गया, जिसकी वजह से यातायात बाधित हो गया। कुदरत ने तो कहर ढाया ही, लेकिन लोगों ने पुल निर्माण में घटिया मटेरियल के इस्तेमाल का आरोप लगाते हुए जांच और कार्रवाई की मांग की है। सतारा में हो रही लगातार मूसलाधार बारिश से कराड़ और पाटन तहसील सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। अब आपको जयपुर की एक खबर दिखाते हैं, जहां देर शाम एक निर्माणाधीन इमारत की छत भरभरा कर गिर गई। हादसे में 11 मजदूर दब गए, जिनमें से 3 की हालत बेहद नाजुक बनी हुई है। ग्राउंड जीरो से आप देखिए हमारी रिपोर्ट। करीब करीब ढह चुकी बिल्डिंग की तस्वीरें जयपुर की है। राजस्थान फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की निर्माणाधीन बिल्डिंग की छत अचानक भरभरा कर गिर पड़ी। छत गिरते ही निर्माण कार्य में लगे 11 मजदूर मलबे के नीचे दब गए। घटना के बाद मौके पर हड़कंप मच गया। आनन फानन में सभी घायलों को सवाई मानसिंह अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया। 3 घायल मजदूरों की हालत गंभीर बताई जा रही है। फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के एक बिल्डिंग का निर्माण कार्य चल रहा था, जिसमें कि भर भराकर ये जो छत है ये गिरी है। आप देखेंगे कि आरसीसी अभी डली भी नहीं थी, लेंटर का काम भी चल रहा था, लेकिन छत जो है वो भर भराकर गिर गई है। एक दुखद हादसा यहाँ हुआ, जिसमें इस दौरान 11 मजदूर इसके नीचे दबे हुए थे। हालांकि तमाम मजदूरों को मौके से निकाल लिया गया है। एसएमएस के ट्रॉमा सेंटर भेजा गया है। तमाम मजदूरों का इलाज जो है वो वहां पर अभी जारी है। किसी को गंभीर तो किसी को मामूली चोट आई है। हालांकि अभी तक किसी के हताहत होने की सूचना नहीं आई है। लेकिन यह हादसा उस समय हुआ जब छत डालने के लिए लोहे के स्लैब की ढलाई की जा रही थी। ढलाई के दौरान स्लैब के नीचे लगी सपोर्टिंग पाइप अचानक अस्थिर होकर फिसल गई, जिससे ये पूरा ढांचा भरभरा कर नीचे गिर पड़ा। निर्माणाधीन, जैसे आप देख रहे हो, निर्माणाधीन बिल्डिंग है।
दिल्ली को पेट्रोल बम से दहलाने की साजिश नाकाम हो गई। दरअसल दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को गैंगस्टर शहजाद भट्टी से जुड़े हुए पाकिस्तान समर्थित 2 टेरर मॉड्यूल का भंडाफोड़ करने में सफलता हासिल हुई है। आईएसआई हैंडलर शहजाद भट्टी नेटवर्क का भंडाफोड़, पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के टेरर मॉड्यूल का खुलासा, 2 आतंकी मॉड्यूल, 6 आतंकी गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की गिरफ्त में खड़े ये 6 संदिग्ध दिल्ली को दहलाने की साजिश रच रहे थे। ये सभी 6 आरोपी पाकिस्तान में बैठे गैंगस्टर शहजाद भट्टी के नेटवर्क से जुड़े थे। इनमें 2 आरोपी दानिश उर्फ चांद मियां और सलमान दिल्ली में पेट्रोल बम से बड़ा हमला करने की साजिश रच रहे थे। पहला मॉड्यूल है 2 लोगों का, जिसमें दानिश और चांद मियां, दानिश उर्फ चांद मियां एक आदमी है और दूसरा उसके साथ है सलमान। ये दोनों खतौली के रहने वाले हैं। ये दिल्ली में एक पुलिस एस्टेब्लिशमेंट पे या किसी वाइटल इंस्टॉलेशन पे जो इनके टारगेट थे, वहाँ पे पेट्रोल बम फेंकने आ रहे थे। इनके पास से पेट्रोल बम्स भी मिले हैं और इनको निक ऑफ द टाइम में कल पकड़ा गया रात में, और एक जो दुर्घटना हो सकती थी उसको अवॉइड कर लिया गया है। ये डायरेक्टली टच में था एक हुनैन राणा, जो कि शहजाद भट्टी का एक एसोसिएट है, और शहजाद भट्टी जैसा आप जानते हैं कि आईएसआई का एक प्रोटेजे है, जो आईएसआई के बेहस्त पे एक गैंगस्टर है जो काम करता है। स्पेशल सेल ने दूसरे मॉड्यूल में तैयब, फजल अली, जुबैर और मलकीत सिंह को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक ये सभी शहजाद भट्टी के दूसरे सहयोगी हसन गुजर उर्फ आजाद पंछी के लिए काम कर रहे थे। चारों आरोपी पंजाब से अवैध हथियार लाकर दिल्ली, एनसीआर और दूसरे राज्यों में सप्लाई करने वाले गिरोह का हिस्सा थे। जो दूसरा मॉड्यूल अरेस्ट किया हमने, वो हसन गुजर के टच में था। वो भी शहजाद भट्टी का एक एसोसिएट है और उसका मेन काम है आर्म्स स्मगलिंग करने का, और आर्म्स स्मगलिंग के प्रोसीड्स को पाकिस्तान में ले जाने, फिर उससे दोबारा से रिसाइकिल करके इंडिया में आर्म्स भेजने और टेरर एक्टिविटीज को अंजाम देने का काम वो करता था। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक शुरुआती जांच में दोनों मॉड्यूल का सीधा संबंध पाकिस्तान में बैठे गैंगस्टर शहजाद भट्टी के नेटवर्क से सामने आया है। जिन लोगों को आपने गिरफ्तार किया, क्या वो डायरेक्ट शहजाद भट्टी से कनेक्टेड थे, जुड़े हुए थे, और उनका किस तरह का प्रोफाइल है, बैकग्राउंड अगर देखें तो? वो इनक्रिप्टेड मैसेजिंग ऐप्स के थ्रू लगातार भट्टी नेटवर्क के हैंडलर्स, जो कि मैंने बताया हुनैन राणा और हसन गुजर, इनके साथ टच में थे, और वो उनको लाइव डायरेक्शन भी दे रहे थे कि कैसे जाना है, कहाँ पहुँचना है, किस तरह से वीडियो बना के उन्हें भेजनी है, हमले के बाद की वीडियो कैसे उन्हें भेजी जाए। तो लगातार वो संपर्क बनाए हुए थे। और अब बात उस खबर की जिस पर पूरे देश की निगाह है। राम मंदिर में दान चोरी की तमाम खबरों के बीच बीते दिन ट्रस्ट की बड़ी बैठक की गई, उसके बाद उपहारों को पब्लिक किया गया। दरअसल देखिए, जब राम मंदिर चढ़ावा चोरी की खबर सामने आई, उसके बाद कई तरह के दावे किए गए, कई तरह की अफवाहें भी फैली। उन अफवाहों का खंडन करते हुए श्री राम लला को जो चढ़ावा चढ़ाया गया था, फिर चाहे वो चरण पादुका हो या गले का हार हो, इन अफवाहों को गलत बताते हुए इनको जारी किया गया है। कागू शुंडी को राम मंदिर ट्रस्ट ने पब्लिक किया। 200 चांदी की ईंटों के गायब होने के दावों का खंडन किया गया। गले का हार चोरी होने की अफवाह भी फैली थी। इसको लेकर के भी वहाँ पर क्लैरिटी करते हुए तमाम जो चीजें थी उसको सार्वजनिक तौर पर दिखाया गया। सोने की परत वाली रामचरितमानस की पोथी भी ट्रस्ट ने दिखाई है। चांदी की चरण पादुकाएं चोरी होने की बात भी गलत थी, ये भी उन्होंने सामने रखा। इन चीजों को सामने रख करके पब्लिक करके कागभूषुंडी को राम मंदिर ट्रस्ट ने पब्लिक किया है। बड़ी खबर आपको लगातार बता रहे हैं। दरअसल बीते दिन जब राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक हुई और उसका प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि ट्रस्ट को दान के जरिए 3,264 करोड़ रुपए मिले, इनमें से 2,370 करोड़ रुपए मंदिर निर्माण और अन्य कार्यों पर खर्च किए गए। इस दौरान जो चीजें मिली हैं, यानी कि 2,926 भेंटें जो प्राप्त हुई हैं, उनका पूरा रिकॉर्ड रजिस्टर में दर्ज है। इस बात का भी जिक्र किया गया। मानस की पोथी यहाँ पर प्रदान की गई है, वो अत्यंत आदर के साथ सुरक्षित रखी हुई आप यहाँ पर देख सकते हैं।
राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले के बाद तमाम तरह की अफवाहें सोशल मीडिया पर तैरती दिख रही हैं। कोई कह रहा है सोने की परत वाली रामचरितमानस गायब हो गई, तो कोई कह रहा है कि काकभुशुंडी गायब है। 200 चांदी की ईंटों के गायब होने का भी दावा किया जा रहा है। और तो और रामलला के गले का हार और चांदी की चरण पादुकाएं भी चोरी होने की अफवाह फैलाई जा रही थी। इन तमाम दावों को राम मंदिर ट्रस्ट ने निराधार बताते हुए सबके सामने इसका खुलासा किया। पूर्व केंद्रीय गृह सचिव और पूर्व IAS अधिकारी S लक्ष्मी नारायण ने आरोप लगाया कि 5 करोड़ रुपए की सोना जड़ित रामचरितमानस उन्होंने दान की थी, वो गायब है। जिसका सच ये सामने आया कि ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष ने रामचरितमानस सबके सामने रख दी। आरोप था कि अनीता भारद्वाज नाम की महिला ने चांदी की काकभुशुंडी की मूर्ति चोरी होने की बात कही। ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष ने मीडिया के सामने काकभुशुंडी की मूर्ति दिखाई। रोडकडिया हनुमान मंदिर के पीठाधीश्वर आचार्य विनोद मिश्र ने दावा किया कि उनके शिष्य ने करोड़ों रुपए का हार और चरण पादुकाएं भेंट की, जिसकी रसीद नहीं मिली और वो गायब है। ट्रस्ट ने मीडिया के सामने हार और चरण पादुकाएं दिखाई। सिंधी समाज ने राम मंदिर निर्माण के लिए दान की गई 200 किलो की चांदी की ईंटों के गायब होने का दावा किया, बोले उसकी रसीद नहीं मिली। ट्रस्ट ने कहा रिकॉर्ड में सब कुछ दर्ज है। सारी वस्तुओं का रजिस्टर हम लोगों ने आपके सामने आपको दिखाने के लिए लाया है। हम आपको दिखाएंगे और वे सारी वस्तुएं जिनका वर्णन आता है, वो रामायण की पुस्तक कहाँ है और वो हमारे काकभुशुंडी जी महाराज कहाँ हैं, वो गले का हार कहाँ है और वो पादुकाएं कहाँ है, इन सब को हम आज आपके सामने यहाँ पर रख करके दिखाने वाले हैं। और उसके साथ साथ ये भी बतलाना चाहते हैं कि इस प्रकार की 2800 वस्तुओं का रजिस्टर हम लोगों के पास उपलब्ध है और वे सारी वस्तुएं सुरक्षित हैं। चढ़ावा चोरी मामले में जांच जारी है, एक्शन हो रहा है, लेकिन जांच के बीच जिस तरह से अफवाहें फैलाई जा रही थी, भ्रामक खबरें फैलाई जा रही थी, मनगढ़ंत बातें उड़ाई जा रही थी, तो ऐसा लगा कि ये सनातनियों को गुमराह करने की भी कोशिश हो सकती है। लेकिन इन तमाम कोशिशों पर ट्रस्ट ने सब कुछ सार्वजनिक करके राम भक्तों के बीच अपनी ट्रस्ट को लेकर एक बार फिर से विश्वास को बहाल कर दिया है। और इस मामले से जुड़ा हुआ एक और अपडेट आपको बता दें, जहां कृष्ण मोहन फिलहाल ट्रस्ट का काम देखेंगे। चंपत राय की जगह कृष्ण मोहन को ये जिम्मा दिया गया है। तो बड़ी खबर है, बीते दिन जब राम भक्तों के लिए ये बड़ी जानकारी आई ट्रस्ट की बैठक के बाद, कृष्ण मोहन फिलहाल ट्रस्ट का कामकाज देखेंगे। अभी मंदिर के ट्रस्ट के सदस्य हैं चंपत राय और अनिल मिश्रा की ट्रस्ट से छुट्टी हो चुकी है। गोपाल राव भी राम मंदिर ट्रस्ट से बाहर हुए। तो बड़ी खबर, चंपत राय की जगह अब कृष्ण मोहन अब कामकाज ट्रस्ट का देखेंगे। कृष्ण मोहन मंदिर ट्रस्ट के सदस्य हैं। चंपत राय और अनिल मिश्रा की क्योंकि ट्रस्ट से छुट्टी हो चुकी है, ऐसे में चंपत राय की जगह अब कृष्ण मोहन को फिलहाल ट्रस्ट की जिम्मेदारी सौंपी गई है। IFS ऑफिसर वो रह चुके हैं, लंबा चौड़ा प्रशासनिक अनुभव है और अब उनको बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। फिलहाल वो कामकाज को देखेंगे। ये महत्वपूर्ण फैसला लिया गया। इससे पहले भी उनका नाम बहुत प्रमुखता के साथ उठ रहा था कि उनको आज चंपत राय की जगह कमान दी जाएगी और कल जब ट्रस्ट की बैठक हुई तो कृष्ण मोहन के नाम पर मुहर लगी। अयोध्या के राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में जांच आरोप प्रत्यारोप के बीच करीब 1 महीने बाद राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और सदस्य अनिल मिश्रा की छुट्टी हो गई। राम मंदिर ट्रस्ट की करीब 3 घंटे चली बैठक के बाद महासचिव पद से चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा का इस्तीफा भी स्वीकार कर लिया गया। इसके साथ ही गोपाल राव को ट्रस्ट से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। यह हम सब लोगों के लिए अत्यंत लज्जाजनक स्थिति है। हम सब लोग इससे आहत हैं, हम दुखी हैं। चोरी कितनी छोटी हुई और कितनी बड़ी हुई, ये बात हम लोगों के लिए बाद में आती है। पहले इस प्रकार का वातावरण यहाँ पर हुआ, इसी से हम आहत हैं। किंतु जो है वो हम सब लोगों के सामने है और उसका विचार करना हम लोगों का कर्तव्य होता है। दान चोरी का मामला सामने आने के बाद राम मंदिर ट्रस्ट की ये पहली बैठक थी। बैठक में बेहद भावुक माहौल दिखा। ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास ने कहा कि गड़बड़ी करने वालों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए। ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन ने कहा कि शुरुआती जांच में इरेगुलरिटीज पाए जाने के बाद FIR दर्ज करवाई गई। महंत दिनेंद्र दास और स्वामी विश्व प्रसन्नन तीर्थ भी दान चोरी के मामले से आहत दिखे। ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद गिरी बोले कि बहुत बड़ी गलती हो गई, जिससे राम भक्तों की आस्था पर ठेस पहुंची है। कुछ जगहों पर खामियां थी जिन पर उस वक्त ध्यान नहीं दिया गया। मैं चंपत राय जी के बारे में बोल सकता हूं। माननीय चंपत राय जी को मैं 32 वर्षों से जानता हूं और उनकी भूल यही है कि उन्होंने अपने समीप के लोगों पर
अति विश्वास किया, उनका चरित्र, उनका जीवन, उनका त्याग, उनकी तपस्या, राम जन्मभूमि का आंदोलन कभी कोई नहीं जानता था, तब से यहाँ पर बैठ करके उन्होंने इस काम को गति दी है। इसलिए उनके त्यागपूर्ण जीवन का हम लोग कभी भी अनादर नहीं करते हैं। चंपत राय के इस्तीफे के बाद फिलहाल कृष्ण मोहन को ट्रस्ट की जिम्मेदारी सौंप दी गई है। कृष्ण मोहन को अंतरिम महामंत्री बनाया गया। जब यहाँ पर इस प्रकार की कोई हलचल भी नहीं थी, तब से लेकर के आज तक का कार्य उन्होंने किया है। उनके सारे कार्य का सम्मान करते हुए और फिर भी उन्होंने जो उदारता दिखाई है इस परिस्थिति में, उसका सम्मान करते हुए हम लोगों ने उसको स्वीकार किया है। कृष्ण मोहन श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के सदस्य हैं, भारतीय वन सेवा से रिटायर हैं। यूपी के हरदोई के रहने वाले कृष्ण मोहन दलित समाज से आते हैं और लंबे समय से समाज सेवा और आरएसएस से जुड़े रहे हैं। दान चोरी मामले में इन्होंने ही एफआईआर दर्ज करवाई थी। कृष्ण मोहन ने कहा कि उनकी पहली जिम्मेदारी कमियों को सही करना है। भले ही चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा मंजूर हो गया हो, गोपाल राव बाहर हो गए हो, लेकिन अभी ये मामला ठंडा होने नहीं वाला, क्योंकि सवाल करोड़ों राम भक्तों की आस्था का है, मुद्दा राम मंदिर का है। मेरी बात। और एक बड़ी खबर है कि पहली बार चढ़ावा चोरी की एसआईटी रिपोर्ट को पब्लिक किया गया है। 27 अप्रैल 2026 से 5 जून की सीसीटीवी फुटेज में खुलासा हुआ। करीब 40 दिन में 70 बार चढ़ावे की चोरी की गई। सीसीटीवी कैमरे में ये साफ देखा जा सकता है, जिसमें कर्मचारी कपड़ों, जूतों में नोटों की गड्डियां छुपाते हुए देखे गए हैं। नोटों की गड्डियां और खुले नोट छिपाते हुए ये नजर आ रहे सीसीटीवी फुटेज में। सभी आरोपी कैमरे में चोरी करते हुए नजर आए। एसआईटी की रिपोर्ट में चढ़ावा चोरी के प्रमाण मिल चुके हैं और इसको सार्वजनिक भी कर दिया गया है। तो 27 अप्रैल से लेकर के 5 जून तक जो सीसीटीवी फुटेज है वो अभी सामने रखा गया। हालांकि इससे पहले से ही चढ़ावा चोरी लगातार की जा रही थी, जिस तरह के जो जांच में रिपोर्ट सामने आई है। और ये वही लोग हैं जिनके नाम सामने आए हैं, जो नोटों की गड्डियां अपने जेबों में छिपाकर यहां से जाते हुए दिखाई पड़े। जिन 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया, उनसे पूछताछ में भी कई बड़े खुलासे हुए। ये भी जानकारी सामने आई कि आरोपियों में से एक ने तो अपनी महिला मित्र को बकायदा महंगे फोन दे दिए थे, उसके बाद कैश उसने पैसे दिए। कई ट्रांजैक्शंस भी मिले हैं। इसके अलावा ये भी जानकारी है कि बेशकीमती गाड़ियां खरीदी गई, घर बना लिया गया, कुछ संपत्ति इन्होंने अर्जित करने की कोशिश की। जमीन घोटाला भी इसमें जुड़ा हुआ है, क्योंकि इन लोगों ने अपने परिवार के सदस्यों के नाम से कई सारी जमीनें भी खरीदी हैं। तो एक के बाद एक चौंकाने वाले कई सारे खुलासे सामने आए हैं और राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में पहली बार जो एसआईटी की रिपोर्ट है वो सार्वजनिक तौर पर सामने आई है। 9 पन्ने की इस रिपोर्ट में जो खुलासा हुआ है उसमें साफ है कि बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हुई और सुरक्षा मानकों में हर स्तर पर अनदेखी बरती गई थी। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में पहली बार एसआईटी की रिपोर्ट पब्लिक हुई, जिसमें चौंकाने वाले खुलासे हुए। 9 पन्नों की इस रिपोर्ट में जो खुलासे हुए उसमें साफ है कि बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हुई है और सुरक्षा मानकों में हर स्तर पर अनदेखी बरती गई है। इस रिपोर्ट को देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे, सोच में पड़ जाएंगे और ऐसा करने वालों को लेकर आपकी जुबान से एक ही शब्द निकलेगा, राम जी कभी इन्हें माफ नहीं करना। चढ़ावा चोरी की एसआईटी रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि 27 अप्रैल 2026 से 5 जून 2026 की सीसीटीवी फुटेज निकली। करीब 40 दिन में 70 बार चढ़ावे की चोरी हुई। कर्मचारी कपड़ों और जूतों में नोट छिपाते दिखे, नोटों की गड्डियों और खुले नोट को छिपा रहे थे। एसआईटी की रिपोर्ट में सीसीटीवी फुटेज सबूतों के आधार पर यह साफ हो रहा है कि ये कोई एक दिन की चोरी नहीं थी, पूरी प्लान्ड तरीके से लगातार चोरी हो रही थी। सीसीटीवी फुटेज, बरामद हुए सबूत और बैंक खातों और बयानों से ये साफ हो गया कि चढ़ावा चोरी मामले में ये 6 लोग मुख्य आरोपी हैं। अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, मनीष कुमार यादव, करुणेश पांडे, रमाशंकर मिश्रा। सीसीटीवी और फाइनेंशियल सबूतों के आधार पर सीधे तौर पर चोरी करने और उसमें मदद करने वाले इन 6 संविदा कर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की सिफारिश हुई और ये सभी आज जेल में हैं। एसआईटी का अंतरिम रिपोर्ट आया है। एसआईटी का पूर्ण रिपोर्ट आएगा
SIT जैसा निश्चित करेगी और सरकार या न्यायालय जैसा निश्चित करेगा, वैसे वैसे होता रहेगा, वैसे वैसे होना चाहिए और जो भी अपराधी होंगे उनको दंड मिलना चाहिए। बैंक और ट्रस्ट के बीच जो चढ़ावे की गिनती के लिए SOP बनी थी, उस सबके सूत्रधार अनिल मिश्रा ही थे। वित्तीय मामलों और चंदा कलेक्शन के वरिष्ठ पर्यवेक्षक थे। तमाम इरेगुलरिटीज की शिकायत मिलने के बावजूद वो मौन रहे और तो और तलाशी नियमों को सुस्त करने के आरोप भी उन पर लगे हैं। अनिल मिश्रा की सिफारिश पर नियुक्त हुए सुभाष श्रीवास्तव, जो गिनती वाले कमरे के प्रभारी थे, उन्होंने घोर प्रशासनिक लापरवाही बरती और तलाशी व्यवस्था